हाल हिंदुस्तान सुनाते जाइए, शर्त यह है कि मुस्कुराते जाइए। आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। जरूर भाई, बिल्कुल मुस्कुराते हुए हम लोग बातों को अपनी रखेंगे और बेबाकी से सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में 15 अगस्त को, ठीक है। बिल्कुल। और संविधान बनने में जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। 1949 में बन के तैयार हुआ 26 नवंबर को, और ये इम्प्लीमेंट पूरे देश में हुआ 26 जनवरी को 1950 को। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सही तरीके की आज़ादी हमें मिली वो 26 जनवरी 1950 को मिली, 26 जनवरी 1950 को मिली। क्यों? क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ, और संविधान का मतलब होता है आपका अधिकार। बिल्कुल। अभी तक सिर्फ आप अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, लेकिन आपको अभी तक अपने हुकूक, अपने राइट्स, अपने अधिकार, अपने मौलिक अधिकार, आपकी ड्यूटीज़, आपके फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं थी। ये सारी चीज़ें हमको दी गई, हमको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई ताकि हम दोबारा गुलाम ना बन सकें, ताकि गुलामी की जंजीरें दोबारा हमारे गलों में ना जकड़ी जा सके, दोबारा हमको कोई जो है वो चीज़ जो अंग्रेज हमारे साथ करके गए वो ना कर सके। इसलिए तो हमें संविधान मिला। यहाँ से चीज़ें शुरू होती है। पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, 10 साल 12 साल का उनका कार्यकाल रहता है, उनका डेथ होता है। फिर नेक्स्ट पीएम आते हैं, फिर उनका भी डेथ होता है, फिर नेक्स्ट पीएम आते हैं, फिर इंडो चाइना वार हो जाता है, फिर अलग अलग क्राइसिस से इंडिया को गुजरना पड़ता है, जो 1965-66 का हाल है। इस तरीके की चीज़ों को जब देखेंगे, फिर इंदिरा गांधी आती है, सरकार बनाती है, इमरजेंसी वगैरह लागू होता है, फिर जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर राजीव गांधी जी बनते हैं। तो ये जो एक सिलसिला रहा 1950 से लेकर तकरीबन 1990 के दौर का, ये 40 साल का जो मामला रहा, इस 40 साल में देश तो हमारा आज़ाद जरूर हुआ मेरे भाई, लेकिन इस 40 साल में हमने कुछ ज़्यादा तरक्कियाँ नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पीछे का बेसिक रीजन्स था कि 1948 में एक इंडो पाक वार हो गया, फिर 1962 में इंडो चाइना वार हो गया, फिर 1972 में फिर एक इंडो पाक वार हो गया। तो वॉर से जब तक हम लोग बाहर निकल पाते, क्योंकि आप गुलाम थे, इतनी लंबी गुलामी के बाद आपको आज़ादी मिली, और आज़ाद सिर्फ आप अंग्रेज़ों से हुए, लेकिन आज़ादी का ये मतलब तो नहीं था कि आप जब आज़ाद हो गए तो आपके देश में पूरी खुशहाली, आपकी जो बदहाली थी देश की, वो खुशहाली में तब्दील अचानक से हो गई। ऐसा भी तो नहीं हुआ। आप आज़ाद हुए ना भाई, जब आज़ाद हुए तो हमें तो वक्त लगेगा ना। आपने कहीं पे ज़मीन खरीदी, उसमें घर बनाने में वक्त तो लगेगा ना भाई। अच्छा, इन 10 सालों में जी क्या कुछ ऐसा होना चाहिए था जो देश के नहीं, अब लेट मी कंप्लीट, मुझे पहले पूरी बात पूरी करने दीजिए। तो 1950 से लेकर 1990 तक का जो मामला रहा, इसमें देश में बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ नहीं हो पाई। असल मामला जो असल भारत का निर्माण हुआ, जो नई भारत आई, ये तब आई जब एलपीजी लागू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और ये तब हुआ जब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शपथ लिया। उस वक्त जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरसिम्हा राव जी थे। यहाँ से नए भारत का निर्माण होता है, यहाँ से इकोनॉमिक के महारथी थे वो उनकी हार्वर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी की किताबें भी चलती है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, हमारे देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है। वो शख्स जब भारत में जो है एक क्या कहते हैं उसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री का पदभार संभालते हैं, फिर इंडिया में चेंजेस आना शुरू होता है। छोटे छोटे जो बैरिकेड्स होते हैं, जो अब तक लोगों को राइट्स नहीं था कि छोटे छोटे दुकान भी खोलने के लिए, आपको पता होगा उस वक्त लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ों से तो आज़ाद कराया भाई। ये चीज़ें खुल के जो छोटे मोटे धंधा बिजनेस स्टार्टअप करने का जो मौका था, ये भी तो पहले नहीं था। सारी की सारी चीज़ 1990 के बाद आई भाई, 1990 के बाद आई। और 1990 से 2014 का सफ़र कितना, 24 साल का सफ़र। इस 24 साल में इंडिया परवान चढ़ा। और जो आप पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं, तो IITs आप देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, या जितने बड़े बड़े आप मैनेजमेंट देख लीजिए, मैनेजमेंट वगैरह का देख लीजिए, ठीक है। IIT एम्स तो नेहरू जी की देन थी। जी। तो ये पिछली सरकारों की जो जब आपने बात की, तो पिछली सरकारों की मैं खोल के बोलना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। पिछली सरकारों ने जितना काम किया वो बहुत ज़्यादा किया, इंडिया के औकात के हिसाब से, इंडिया के सिचुएशंस के हिसाब से। इतनी लंबी गुलामी से बाहर निकलने के बाद जो हम लोगों ने इतना अच्छा स्टार्टअप किया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वज, ये इतने क्रिएटिव लोग थे, पीपल्स थे, जिन लोगों ने जो है अपना 100% देश के लिए दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए दिया, और देश को आज़ादी भी दिलाई। और उसके बाद भी एक लंबा सा संघर्ष रहा, क्योंकि इस देश में ना हमेशा से जो है एक कहावत है कि घर का बेदी लंका ढाए। इस देश में ना हमेशा से ये चीज़ रहा है कि इस देश के मतलब जब कुछ बेहतर करते हैं तो उसके पैर खींचने वाले हमेशा से अपने ही होते हैं, अपनी होती है, हमेशा से रहा है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये RSS वाले जो लोग हैं, ये लोग अंग्रेजों के साथ थे मेरे भाई, ठीक है। इनकी किताबों को आप पढ़ लीजिए, सावरकर के बारे में, गोलवार के बारे में पढ़ लीजिए। जी बिल्कुल। तो ये लोग वो लोग थे जो कि अंग्रेजों की गुलामी के फायदे गिनवाते थे हमें, ठीक है। तो ऐसा हमारे साथ ये कोई इत्तेफाक नहीं कि पहली बार हो रहा है,
जब जब हमने कुछ बेहतर करने की कोशिश की है तब तब हमारा अपने पैर ही खींचे, हाँ अपने ही लोगों ने हमारा पैर खींचा है। तो ये हमारा एक इतिहास रहा है कि गद्दारी, एक बड़ा शानदार लाइन मुझे याद आ गया कि मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर होता है खुला दुश्मन, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती। तो हमारी हुकूमतें जब जब भी छीनी गई हैं, या हम पर जब जब भी जुल्म और सितम हुआ है, या जब जब जो है हम गुलाम बने हैं, या जब जब हमारे ऊपर कहर ढाए गए हैं, तो इसमें हमारे अपनों के ही हाथ थे, बड़ा वाला हाथ था अपनों का ही। इसमें कहीं कोई मुझे कहने में कोई जरा सा भी ये नहीं हो रहा है, हिचक नहीं हो रहा है कि ऐसी कोई चीज़ है। आप भारतीय इतिहास को उठा के पूरे इंडियन मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, और बड़े बड़े राइटर्स की किताबों को पढ़ लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये जो महात्मा गांधी का अनवांटेड, ये जो द ट्रूथ एक किताब है महात्मा गांधी जी की, उनको आप पढ़ लीजिए, सारी की सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है भाई। तो ऐसी कोई बातें छिपी छिपाई नहीं है, लेकिन सारे लोगों का एक, चूँकि ये देश एक सेकुलर देश है, ना ही हिंदू राष्ट्र है ना ही मुस्लिम राष्ट्र है, तो सारे लोगों का अधिकार है, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपकी भी एक अपनी आइडियोलॉजी है। इस देश में रहने वाले लोग गांधी को भी मानते हैं, इस देश में रहने वाले लोगों की आइडियोलॉजी जो है वो सावरकर से, गोलवालकर से भी मिलती है। तो खैर आप आज़ाद हैं, आपको आज़ादी है, लेकिन ये जो कहते हैं गद्दार, अपने में छुपे हुए गद्दार जो है ना, ये शुरू से ही चलते आ रहे हैं। इस वजह से जो है, जो कि कुछ बेहतर करने की कोशिश में जो है हमेशा हमारे पाँव में एक जकड़न होता है, और चीज़ों को हम खुल के और बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। जी। मेरा सवाल यह था कि इन 10 सालों में ऐसा कुछ क्या होना था, या ऐसा क्या विकास होना था जो देश के हित में देश को आगे ले जा सके। इवन जैसे कि डीमोनेटाइजेशन जो आया, जी, नोटबंदी की बात कर रहे हैं, नोटबंदी की बात कर जी। रहे हैं, और फिर बीच में कोरोना काल आ गया 2 साल के जी, लिए, जी। कोविड आ गया, जी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं विकास रुक गया, हो जी, सकता है। जी। या आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए था देश को आगे ले जाने के लिए? मेरे भाई आप एक चीज़ बताइए, आप अब इस 10 साल के हिसाब लेने से पहले आप पिछला इनका 24 साल, मैंने जब बोला कि असल भारत की जो नई भारत की जो शुरुआत हुई है, जो नींव रखी गई है, 1990 से है और 2014 तक, ये जो 24 साल का पीरियड है, अब उसमें पहले देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हुई। तो जितने बड़े बड़े चीज़ें देख रहे हैं, जो अभी प्राइवेटाइजेशन की लोग बात कर रहे हैं, इस प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट देने वाला ही तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। इस लिबरलाइजेशन, इस ग्लोबलाइजेशन का जो है कॉन्सेप्ट देने वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह है। भाई क्रेडिट किसे दे रहे हैं आप? उतने बड़े इकोनॉमिस्ट के सामने आप क्या बात कर रहे हैं? आप बात करने के लायक ही नहीं है उसके सामने में, क्या बात कर रहे हैं आप उनके कार्यकाल को पहले देख लीजिए, उन्होंने किन किन चीज़ों पे बढ़ा हुआ। हमारे यहाँ पहले प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट था कि किसी भी काम को लेकर 5 साल का एक प्लानिंग होता था भाई, कि इस बार जो है हमको इरिगेशन सेक्टर पे काम करना है, इस पे कृषि पे काम करना है, इस बार बैंकिंग वगैरह पे काम करना है। तो आपने देखा कि बहुत सारे काम भी हुए, एक प्लानिंग होता था, तो प्लानिंग के तहत तो कामें हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो एक समाज होता है ना, कि समाज के अनुसार हमेशा चीज़ें बदलाव होती है और समाज के अनुसार चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है सोसाइटी में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 2014 या 2010 या 1990 की बात करें, 1990 में डिजिटल इंडिया नहीं था, तो डिजिटलाइजेशन में काम नहीं हुआ। अब मोदी जी के दौर में क्या है कि डिजिटल इंडिया हो गया है, मतलब हर जगह जो है नेटवर्क, ऑनलाइन, सारी की सारी चीज़ें जो है बिछाई गई है। तो इस वक्त जिधर जवाना जा रहा है उधर कुछ चीज़ें कोशिश की जा रही हैं, तो काम होना जो चाहिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ खुल के। आप ही बता दीजिए कि 2014 पे जो इनका मैनिफेस्टो था कि इस बार बहुत हुई बहुत हुई महंगाई की मार, या अब की बार मोदी सरकार, या था कि बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, इस बार मोदी सरकार। तो ये उस वक्त की बात है जब डीजल और पेट्रोल की कीमत 60-65 रुपए के समथिंग में थी, ठीक है। तो अभी आप बताइए कि वो डीजल पेट्रोल 100 के करीब में चली गई है। तो मोदी साहब इस नारे को बदल के क्यों नहीं कर देते हैं? इस नारे को 2014 वाला नारा जो आपके उनके मैनिफेस्टो में देख रहा है, इस बार 400 पार, उनको हटा के कर दीजिए कि बहुत हुई डीजल और पेट्रोल की मार, इस बार मोदी बेकार, इस बार मोदी गंगा पार, देश से बाहर लगा दे, इस बार मोदी देश बाहर, झोला लेके फरार, कुछ भी चीजें कह सकते हैं, ये नारा लगाना चाहिए। हम कह रहे हैं आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री को जब आपके ओहदे का, आपके पोस्ट का अगर आपको गरिमा नहीं है, तो फिर आप किस बात के लिए प्रधानमंत्री हैं? कौन से प्रधानमंत्री हैं आप, ये बताइए हमें, किस बात के लिए? आप 10 सालों के विकास की बात कर रहे हैं, सिर्फ रोडवेज और ये पीएम किसान योजना, ये इंदिरा आवास, और ये इंदिरा आवास का नाम बदल के पीएम आवास कर दिया गया है, और ये छोटी छोटी जो चीजें दी गई है जिसको राशन वगैरह, शौचालय, क्या ये मैनिफेस्टो में था? भाई मैनिफेस्टो में तो ये नहीं था। अब 2014 की मैनिफेस्टो को पढ़ के देखिए, मैनिफेस्टो में तो ये था। 2019 के मैनिफेस्टो में था हर साल 2 करोड़, 2 करोड़ रोजगार। कहाँ गई वो बात? 15 लाख सबके खाते में, कहाँ गई वो बात? 15 लाख तो अमित शाह के द्वारा ये बोला गया कि 15 लाख तो सिर्फ जुमला था, चुनावी जुमला था। वो क्या बात कर रहे हैं भाई? एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी जो बहुमत से सरकार बनाती है और उसका
अध्यक्ष आके कहता है कि हमने जुमलाबाजी करके चुनाव जीता था, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। बड़े पैमाने पे झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, हर एंगल से झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब क्या है, अब कितनी झूठ बोलेंगे आप, कितने झूठ बोलना है आपको। कुछ भी चीज़ें आप मुझे बता दीजिए कि एक जो देश होता है, जिस दौर में आप एक उस राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, जब आप बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु देश बनाना है, जब आप बात करते हैं कि भारत को सुपर पावर बनाना है, भारत की जो इकोनॉमी है वो ट्रिलियंस में ले जानी है, यहाँ पे तो कुछ होने चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ मेरी सैलरी 10,000 रुपये महीना है, मैं कहूँगा इस साल तक मेरे पास 10 करोड़ पैसे होंगे, तो कैसे होंगे भाई, कैलकुलेशन भी तो बताओ मुझे। यहाँ तो मैथ्स भी फेल कर रहा है ना भाई। तो इन लोगों के इतिहास तो कमजोर है ही, साथ साथ मैथ्स को भी इन लोगों ने खराब कर दिया है। कुछ भी कोई आंकड़ा ला के बोल देते हैं मोदी जी कर देंगे। अबे कहाँ से मोदी जी कर देंगे? मोदी जी के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग है क्या? आएंगे घसेंगे, ये मेरी मन्नत पूरी करो, ये मेरी मन्नत पूरी करो, या चक्की आटा निकाल घुमाओ, ऐसा थोड़ी होता है भाई। मोदी जी को अवतार माना जाता है, और अवतार तो कुछ भी कर सकते हैं। किस बात का अवतार? ऐसा क्या कर दिया जिनको अवतार का अपना कब टाइटल दे रहे हैं उनको? कुछ भी एक बता दीजिए कि इस वजह से उनको अवतार बोला गया है। पिछले 50 सालों से राम मंदिर का मसला अटका हुआ था, राम जी। मंदिर बन गया। तो राम मंदिर बना दिया तो इसको अवतार कहेंगे? अवतार तो वो होता है जो कि हमारे देश हित के लिए काम होता, पूरे देश एक और नारा दिया जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उसी को लाएंगे। ये तो तो अवतार ही हुए ना, राम को लाने वाले तो अवतार ही हुए। ये तो ये वाला स्लोगन जब मैं सुनता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है। भाई राम को भगवान मानते हैं, आप इंसान हैं, आपकी क्या औकात है भगवान को लाएंगे? आपकी क्या औकात है? राम ना आपको लाए हैं जी, आप राम को लाइएगा। ये सब चुनावी बातें हैं, वोट बटोरने की बातें हैं, ये जनता समझे ना भाई। इसमें कौन सी बड़ी हैरत वाली चीज़ है? मुझे तो नहीं लगता है कुछ। अवतार का मतलब क्या है? आप अवतार हैं? आपको पाक अधिकृत कश्मीर जो है पीओके हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, आप लेके दिखाएं, बड़े अवतार चले आप। अक्साई चाइना जो चाइना ने हड़प के रखा हुआ है, आप जरा उनको लेके दिखाएं, मैं समझ जाऊंगा वो अवतार है। आधा अरुणाचल प्रदेश, हाँ, चाइना लगातार डोकलाम पे अटैक कर रहा है, चिकन नेक पे अटैक कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करना चाह रहे हैं। जरा चीन की आंखों में आंखें मिला के आप बोलें जरा अवतार ही अपना दिखाएं, मैं तब ना आपको अच्छा, अवतार चुनाव में एक चीज बोला जाता है कि पीओके ले लेंगे, हम्म, अंदर घुस के, और भी बहुत सारे पाकिस्तान को लेकर, मुसलमान को लेकर कहा जाता है, लेकिन चाइना के बारे में क्यों नहीं बोला जाता? जबकि चाइना ज्यादा जमीन कब्जा करके बैठी, तो चीन पर क्यों नहीं बोलते, ये पाकिस्तान पर ही क्यों बोलते हैं? देखिए एक कहावत है कि जब हमें गुस्सा आता है ना, जब भी किसी भी ये इंसान की फितरत होती है, हमें आपको किसी को भी जब भी गुस्सा आता है तो हम हमसे कमज़ोर आदमी पे हमेशा जो उस गुस्से को उतारने की कोशिश करते हैं कि पापा ने आपको एक लपड़ लगाया तो घर में छोटे भाई को आपने 2 लपड़ लगा दिए। तो ताकत जो है ना हमेशा अपने से कमज़ोर वालों पे दिखाई जाती है, अपने से ज़्यादा मजबूत वालों की बातों पे नहीं। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री को बेहतर पता है कि चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं। ठीक है, और अगर नहीं पता है, अगर चाइना हमसे कमज़ोर होता तो फिर चाइना वो सब हरकतें कभी नहीं करता वो जो खुलेआम कर रहा है। हमारे ज़मीनों पे सड़कें बनाई जा रही है, हमारे चिकन नेक पे लगातार अटैक होता जा रहा है, वो 7 सिस्टर को हड़पने की कोशिश कर रहा है, अक्साई चीन वाले हिस्से से वो बढ़कर डोकलाम तक चले गया है, पीओके वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में छोटा सा पॉइंट चाइना को दे दिया गया, उन लोगों ने ऑफिस बनाया, टैंक बनाया, लगातार हमले होते हैं। कहाँ जाता है भाई? पुलवामा अटैक का क्या हुआ अटैक का? अवतार अपने आप को समझ रहे हैं, कहाँ से आया RDX? इतने जवानों की शहादत हुई, इतने CRPF मारे गए, अवतारीगिरी कहाँ गई आपका? जब गवर्नर थे सत्यपाल मलिक कश्मीर के जी, तो जब उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, अभी जब उन्हें लगा कि मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं देश हित में, जब उनका दिल बदल गया, दिमाग बदल गया, जब उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो अटैक हुआ है कहीं ना कहीं उसमें कोई खोट है, और जो प्रतिबंधित एरिया है वहां पर 300 किलोग्राम RDX ले जाना जी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। ये बिल्कुल, इस पे बहुत सारे जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन पर ED CBI का डर दिखाकर उन्हें चुप करा दिया गया। तो देखिए हमारे देश में ED और CBI का कोई रेपुटेशन बचा नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज खुल के बात नहीं करते हैं, जब रिटायर होते हैं तब वो बात करते हैं। तो कितना प्रेशर है जो है सरकार का, क्योंकि सारा हमारा जो एक लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं अल्टीमेट पावर देखेंगे तो अल्टीमेट उसी का चलता है जो जिनकी सरकारें होती है। अभी तक का भी इतिहास यही रहा है कि जो बिल आते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, एक्ट बनते हैं, जो सरकारें जिस पार्टी की सरकार रहती है हमेशा से उसका एक मनमानी चलता है। उनके पास ये भी ऑथोरिटी रहता है कि अगर वो बिल पे अगर राष्ट्रपति तक साइन नहीं करेंगे तो उन पर भी इम्पीचमेंट लगा के उनको बैठाया जा सकता है। अगर आप CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अगर आप राष्ट्रपति की बात नहीं मानेंगे तो राष्ट्रपति आपको हटा सकते हैं, क्योंकि आपको अपॉइंट और जो है आपको अपॉइंट और आपको रिमूव करने का जो अथॉरिटी है वो
आपको प्रेसिडेंट को होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट वो बनता है जो पार्टी सत्ता में होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी जिसको चाहती है उसी को प्रेसिडेंट बनाती है, और फिर वही प्रेसिडेंट सीजीआई का चुनाव करती है। तो खैर शुक्र है कि इस वक्त जो हमारे सीजीआई चंद्रचूड़ बाबू ये बड़े सख्त मिजाज के हैं। बहुत सारी मुद्दा हैं, लेकिन ढेर सारी मुद्दाएं खुल के नहीं आ पाई है। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला बीच में आया था, जिसमें आपने देखा कि देश में कितना हंगामा हुआ, कितने बड़ी बड़ी कंपनियों ने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और सारी के सारी कंपनियां वो थी जिस कंपनियों पे एलिगेशन था, जिस कंपनियों ने बैंक से लोन ले रखा था, सारे के सारे कर्ज की माफ़ी हुई। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बीफ एक्सपोर्ट की कंपनी थी, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें जब हमारे सामने खुल के आती है तो ये इसको लेकर के बीजेपी तो हमेशा स्ट्रिक्ट रहती है, और उन पर कहा जाता है कि उनका आस्था का सवाल है जी। फिर भी बीजेपी उनसे चंदा ले रही है बीफ कंपनी। ये देखिए, धर्म तो एक धंधा है ना, ये हमारे देश में धर्म की आप क्या बात करते हैं, धर्म तो यहाँ पे एक धंधा है, धर्म का तो केवल इस्तेमाल किया जाता है। असल अगर धर्मी लोग होते, असल सनातनी लोग होते, तो फिर जैसे भगवान राम की ये राम की बात करते हैं कि हम राम वाले हैं, ये हैं, तो राम की जीवनी को आप पढ़े कहाँ हैं? राम सुबह अयोध्या का राजा बनने वाला था, अयोध्या का उनको राजा बनाया जाना था, और वो एक दिन पहले ही जो है वो वनवास में चले जाते हैं। तो राम थे, राम वनवास में जाकर वो सबरी का झूठा बैर खाते हैं, 14 साल अपने वहाँ पे टाइम गुजारते हैं। तो उनकी तुलना आप ये रावण के मौत पर वो खुद रोते हैं। इनके एक चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, मुझे तो योगी के नाम बदल के मुझे शायद लगता है ढोंगी कर देना चाहिए। योगी तो वो होता है जो सर अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जो है कहीं दूर चला जाता है, मंथन करने के लिए, सोचने करने, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, एक नया उपदेश देने के लिए। अब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ें, आप महावीर स्वामी के बारे में पढ़ें कि उन लोगों ने घर त्याग किया, गृह त्याग किया, तब जाके उन्हें भगवान। अभी जिस प्रकार से राम का नाम लेकर नारा लगाया जाता है क्रोध के साथ, जी, राम तो ऐसे नहीं थे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जी, है ना। सबरी का झूठा बैर खाने वाला एक क्रूर आदमी हो सकता है क्या? देखिए, इसके अंदर एक हम क्या बोले, यहाँ पे धर्म जो है बस एक राजनीतिक धंधा है, ठीक है। नेता क्या कहते हैं, मुझे लगता है नेता बड़े बेशर्म होते हैं, ठीक है। ये धर्म का धंधा केवल अपनी जो है कुर्सी पाने के लिए करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन मुझे लगता है शायद अब ये कुर्सी प्रधान देश हो गया। अब यहाँ कुर्सी के लिए सारी की सारी चीज़ें की जाती है। जिस भगवान राम की बात कर रहे हैं आप, सबरी के झूठा बैर खाने की बात कर रहे हैं आप, तो देखिए उन लोगों के बीच में या उन टाइम का, उस वक्त का जो आप चीज़ों को देखेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी थी। सत्ता के पीछे का लालच, ये पैसा, ये रुपया, ये महंगे महंगे शौक, लोगों को लूट कर अपना जेब भरना, लोगों पे अत्याचार करना, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें जो देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें तो भाई वो उनको भगवान का लक़ब टाइटल ऐसे थोड़ी मिला है, भगवान